अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अकाउंटिंग क्वेश्चन कल हमने पढ़ी थी, इसके सवाल कर लिया आपने? गुड, बहुत अच्छा किया, आई लाइक इट। मैंने बहुत सारे मसले दिए नहीं आ रही थे फोटो, इसमें क्वेश्चन वाली क्या बात है? नहीं, बच्चे चाहते हैं ना कि हार्ड कॉपी मिले उन्हें, तो फोटो कॉपी करा ले। अच्छा जी, बताइए, ये जो सवाल था ये मैंने आपको साइन किया था, ये आपने कर लिया? इस सवाल में मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपको डाटा दिया हुआ है और आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है कि इसमें क्या हो रहा है। कर लिया? देखा भी नहीं, मौका ही नहीं मिला आपका ख्याल, तो पूछना ही नहीं मैंने। क्या करना है कुछ बताएं इसका। ओके, इसका बताइए, नंबर 8 जून का बताइए। 8 जून को अकाउंट रिसीवेबल में से 6 माइनस हो रहा है, बिलियन में 1.2 जमा हो रहा है, और इधर से 8 जून 8 जनवरी, और इधर 1.8 प्रॉफिट एंड लॉस में से नफी हो रहा है। आठ जनवरी को अकाउंट रिसीवेबल माइनस प्रोविजन प्लस और प्रॉफिट एंड लॉस माइनस। तो ये क्वेश्चन तो अच्छा, ये कैश एंड बैंक में क्वेश्चन टेलिंग नहीं हो रही, कैश एंड बैंक में प्लस। सो बेसिकली दिस 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 और दिस, ये ट्रांजैक्शन दी हुई है। तो ये इसमें क्या हो रहा है? जी, इसमें क्या हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में? ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, एंट्री बताएं। डेटर्स क्रेडिट कितने से? 6 से। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, अब बताइए क्या हो रहा है? देखिए, जब आपने इसकी जर्नल एंट्री बना ली तो बात कितनी ज़्यादा क्लैरिटी से सामने आती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। बैड डेट हो रहे हैं 1.8 के, यानी किसी कस्टमर से हमने 6 मिलियन लेना था, 50% रिकवर हो गया, 6 में से 3 मिल गया, बाकी के 50% में से 1.8 तो हम कह रहे हैं बैड हो गया है, तो बाकी का क्या हुआ है? वो जो प्रोविजन में डेबिट हो रहा है। दरअसल यहाँ पूरा का पूरा 3 ही बैड डेट हो रहा है। होता क्या है, आपने एक कस्टमर की प्रोविजन रख ली 5 मिलियन की कि यार डूब जाएगा, इसका 5 मिलियन प्रोवाइड कर लो,
बाद में वो एक्चुअली 7 मिलियन से डूब गया, तो आपका लॉस मजीद तो 2 ही मिलियन का हुआ ना, क्योंकि आप लॉस लिख चुके हैं। जब आपने 5 मिलियन की प्रोविजन क्रिएट की थी तो उस वक्त क्या एंट्री डाली थी? बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो जब प्रोविजन क्रिएट हुई तो आप पहले बैड डेट एक्सपेंस लिख चुके हैं। आपने एक पार्टी का 5 मिलियन का बैड डेट प्रोविजन क्रिएट कर ली है, आज उसका 7 मिलियन डूब गया, तो आज मैं क्या एंट्री डालूंगा? मैं कहूंगा 2 मिलियन का मजीद बैड डेट, और 5 मिलियन वो तो ऑलरेडी प्रोविजन पड़ी थी, वो वाला खत्म, और डेटर पूरे 7 मिलियन से क्रेडिट। तो दरअसल यहाँ डेटर 6 मिलियन से क्रेडिट हुआ, 3 मिलियन मिल गया, बाकी के 3 मिलियन बैड डेट हुए हैं। उसमें से 1.2 की प्रोविजन पहले से पड़ी हुई थी जो हमने इस्तेमाल कर ली, और 1.8 मजीद हमने नुकसान बुक कर लिया। ठीक है, इसकी मैं तोड़ के एंट्री बताता हूं। जब आप प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करते हैं तो क्या एंट्री डालते हैं? बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट से 2 मिलियन से, बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 2 मिलियन से। फर्ज कीजिए एक कस्टमर है, मैं बैलेंस क्रिएट करता हूं। फर्ज कीजिए एक कस्टमर है जिससे 10 मिलियन हमारा लेने वाला है, कस्टमर से 10 मिलियन हमने लेना है। उसमें से हमारा ये ख्याल है कि 2 डाउटफुल है, हमने प्रोविजन रख ली, बैड डेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। सब्सिक्वेंटली इस पार्टी का 5 मिलियन बैड हो गया, लेकिन 3 मिलियन बैड हो गया। अब क्या एंट्री डलेगी? बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, यही एंट्री डलेगी। अच्छा, जब मैं बैड डेट डेबिट करूंगा 3 मिलियन से तो मेरा एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड हो जाएगा? 3 मिलियन से, लेकिन मैं तो 2 मिलियन का एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो अब मुझे मजीद एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना है? 1 मिलियन का। लिहाजा मैं क्या करूंगा? बैड डेट डेबिट 1 मिलियन से, बाकी की प्रोविजन डेबिट, भाई वो वाली प्रोविजन इस्तेमाल हो गई। अच्छा, अब आप याद करें जब हमने बैड डेट पढ़ा तो ऐसी बात नहीं पड़ी थी, हमने उस वक्त क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था अब अगर फर्ज करें यही वाला मामला है, आपने बैड प्रोविजन क्रिएट की 2 मिलियन से, ये 2 मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया और ये प्रोविजन में बन गई। अगले साल ये ब्रॉट डाउन हो गई। ओके, अब वो पार्टी जिससे 10 मिलियन लेना था, 2 मिलियन डाउटफुल की प्रोविजन रख चुके थे, आज एक्चुअली उसका 3 मिलियन बैड हो गया और 7 मिलियन मिल गया। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? मैं लिखूंगा जो आपने पुराने तरीके से पढ़ा हुआ है, बैड डेट्स डेबिट 3 मिलियन से, रिसीवेबल क्रेडिट 3 मिलियन से, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट 7 मिलियन से, यही करूंगा। बैड डेट डेबिट 3 मिलियन से। अच्छा, अब मुझे बताइए साल के आखिर पे प्रोविजन कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? नील, बैड हो गया, अब कौन सी प्रोविजन चाहिए? प्रोविजन चाहिए इसलिए थी कि ये डाउटफुल था, शायद डूब जाए। अब तो ये डूब चुका और राइट ऑफ हो चुका। क्या साल के आखिर पे ये रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है? क्या साल के आखिर पे ये वाला रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है? जो रिसीवेबल एग्जिस्ट नहीं करता, क्या उसकी प्रोविजन रखनी है? नहीं। इसका मतलब साल के आखिर पे प्रोविजन क्या होगी? नील। तो प्रोविजन रिवर्स करूंगा, रिवर्स होगी तो क्या एंट्री डलेगी? प्रोविजन डेबिट बैड डेट क्रेडिट। ओके, बताइए प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पैसे गए? कितने पैसे गए? 1 मिलियन। वही 1 मिलियन जो जाना चाहिए था असल में, कि आपने एक कस्टमर पे सोचा कि 2 मिलियन डूब जाएगा और आपने उसको एक्सपेंस लिख लिया, एक्चुअली 3 डूब गए। तो अब 2 का एक्सपेंस तो पिछले साल में लिख चुके हैं, अब तो एक ही और एक्सपेंस आना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली वही आया। तो जब हमने वो टेक्निक पढ़ी तो हमने आपसे सीखा, हमने कहा यार बैलेट में डाल दो, प्रोविजन में डाल दो, जब आपको नेट सब ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।
बैक ऑफिस कहानी वही वाली है कि यार जिसकी प्रोविजन पहले से रखी थी वो दोबारा एक्सपेंस करना है, तो इसीलिए प्रोविजन वाले पैसे जब बैड डेट में आएंगे, मिक्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। अब इसी बात को, इसी चीज को हल करने का एक दूसरा तरीका भी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, पहले साल 2 मिलियन की आपने प्रोविजन रखी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया और इधर कैरी डाउन बैलेंस हो गया। अब अगले साल एक्चुअली 3 मिलियन बैड हो गया, तो अब मुझे अल्टरनेटिव तरीका क्या है? 1 मिलियन से बैड डेट डेबिट कर दें, 2 मिलियन से प्रोविजन डेबिट कर दें। प्रोविजन यूज हो गई, खत्म हो गई, और एक्सपेंस कितना क्रिएट हुआ? 1 मिलियन से। प्रॉफिट एंड लॉस में 1 मिलियन चला जाएगा। इस केस में क्या एंट्री हुई? प्रोविजन डेबिट 2 मिलियन से, बैड डेट डेबिट 1 मिलियन से, रिसीवेबल क्रेडिट 1 मिलियन से। अब पूरी थ्योरी आपके सामने आ गई कि दरअसल ये ऐसे भी हो जाता है। आप याद करें जब हम बैड डेट पढ़ रहे थे तो हमने ये बात की थी, इसको करने के कई सारे तरीके हैं, ये भी एक तरीका है। तो अब जरा अगर आप इसकी पूरी बात को मैं दोबारा से आपको सामने रखता हूं, this and this, check this out. $3 मिलियन पैसे मिल गए, बाकी 3 मिलियन डूब गए, 1.2 प्रोविजन हो गया, 1.8 प्रॉफिट लॉस में चला गया। ठीक है, इसका मतलब है ये वो बंदा डूबा है जिसकी पहले से प्रोविजन रखी हुई थी, स्पेसिफिक प्रोविजन, रिमेंबर, स्पेसिफिक प्रोविजन कि फलाना बंदा उसके इतने पैसे डूब जाएंगे, वो प्रोविजन रखी हुई थी। जनरल प्रोविजन में तो हमें ये ना पता था कि किसकी प्रोविजन थी, उसमें तो यार ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन डिफरेंस है, एंट्री डाल दो। लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन में तो वी नो कि हमने फलाना कस्टमर की प्रोविजन रखी हुई है, अब अगर वो एक्चुअली डूब जाए तो मैं उसकी प्रोविजन को एडजस्ट कर सकता हूँ, एक चॉइस है मेरे पास। दूसरा तरीका वही है, ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, बैलेंस खुद ब खुद बैलेंस में जाएगा, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ओके, तो इस सवाल में अगर आपने नजर दौड़ाई होती तो आपके ऊपर ये सवाल पैदा हुआ होता कि एक ही कर रहे हैं साढ़े नाल। ओके, नंबर नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट कॉस्ट में 5 नफी हो रहा है, एक्यूमुलेटेड में 2/4 जमा हो रहा है, कैश में 3 जमा हो रहा है, ये तारीख क्या है? 16 जनवरी, और प्रॉफिट एंड लॉस में 0.4 जमा हो रहा है, और बस। डिस्पोजल हुई है, डिस्पोजल हुई है और पैसे मिले हैं और कुछ नुकसान हुआ है, गेन हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में जमा गेन हुआ है। अगर मैं इसकी एंट्री बना दूं तो कहानी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। फिक्स्ड एसेट माइनस हो रहा है तो क्रेडिट कर दूं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है तो गेन क्रेडिट हो रहा है तो गेन क्रेडिट कर दूं, 3 मिलियन से पैसे वसूल हुए हैं तो कैश डेबिट कर दूं, और 2/4 से एक्यूमुलेटेड प्लस हुई है। इसका क्या मतलब है? लेकिन ये बड़ी डिसेप्टिव सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। एक्यूमुलेटेड प्लस हुई है, एक्यूमुलेटेड का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसमें प्लस होने से यूं लग रहा है कि ये क्रेडिट हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप गौर करें तो वो डेबिट्स और क्रेडिट्स इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। ये वाली साइड पे जो कुछ भी है वो डेबिट है, और ये वाली साइड पे जो कुछ भी है वो क्रेडिट है, क्योंकि लायबिलिटी और इक्विटी के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं और एसेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो डेबिट में कोई चीज माइनस होने का मतलब है क्रेडिट हो रही है, और डेबिट में कोई चीज प्लस होने का मतलब है
डेबिट हो रही है, तो दरअसल ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, एसेट क्रेडिट हो रहा है। ये डेबिट साइड है, डेबिट पे प्लस डेबिट होता है और डेबिट पे माइनस क्रेडिट होता है, क्रेडिट पे प्लस क्रेडिट होता है और माइनस डेबिट होता है। ये चीज ट्रिकी सी लग रही है, इसलिए यहाँ ये प्लस लिखा हुआ है, मैंने इसे क्रेडिट किया है, यहाँ ये प्लस लिखा हुआ है, मैं इसे डेबिट करूंगा। ये एंट्री बन गई। समझ में आ गई बात कि एक एसेट जिसकी कॉस्ट 5 है और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2.4 है, यानी नेट वैल्यू उसकी कितनी है, 2.6। कॉस्ट और क्यूमुलेटेड को नेट करें तो WDV निकलती है ना। तो एक एसेट जिसकी कॉस्ट 5 है, क्यूमुलेटेड 2.4 है, यानी उसकी बुक वैल्यू 2.6 है, वो हमने 3 का बेच दिया है, इसलिए हमें 0.4 का गेन हो गया। An asset having a cost of 5 million and a book value of 2.6 million has been sold for rupees 3 million on cash। इसमें ये हुआ, ठीक है। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? गुड है। और आखिर 28 जनवरी क्या हो रहा है? 28 जनवरी को कैश में से माइनस हो रहे हैं पैसे, प्रॉफिट लॉस में से माइनस हो रहे हैं, लोन में से माइनस हो रहे हैं। लाइबिलिटी साइड पे माइनस होने का मतलब है डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब है एंट्री क्या बन रही है? एंट्री बन रही है लोन डेबिट 3 से, प्रॉफिट लॉस से माइनस हो रहा है, यानी प्रॉफिट लॉस डेबिट 0.8 से, ऐसी है, टू कैश क्रेडिट 3.8 से। बताएं क्या हुआ? लोन पे किया है, इतनी बात तो समझ में आ गई। 3 मिलियन का तो लोन पे किया है, बाकी क्या हुआ? साथ उसका इंटरेस्ट दिया। थैंक यू वेरी मच। यार इंटरेस्ट देंगे तो एक्सपेंस बनेगा, एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में जाएगा। ऐसे ही होता है ना, जब आप लोन पे करते हैं तो आमतौर पर उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी पे करते हैं। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी शामिल होता है और प्रिंसिपल भी शामिल होता है। तो ये हुआ है। तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि एक लोन की इंस्टॉलमेंट 3.8 मिलियन की पे की है, जिसमें 3 मिलियन प्रिंसिपल है और 0.8 मिलियन इंटरेस्ट है। सो आई थिंक आपका विजन अब मजीद बेहतर हो गया है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रिगार्डिंग हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। जब हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के पढ़ते हैं तो हम भी ऐसे ही मीनिंग असेस करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तो जरा बात बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि इधर डेबिट नजर आ रहा है, इधर क्रेडिट नजर आ रहा है, तो दोनों एस्पेक्ट सामने खुल के आ जाते हैं और हमें पता लग जाता है ये ट्रांजेक्शन हुई होगी। वहाँ ऐसा तो नहीं है कि एक एक ट्रांजेक्शन लिखी होती है, बट वहाँ टोटल में बात लिखी हुई होती है, तो हमें टोटल देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा इस कंपनी में क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है नहीं? कोई सवाल? ब्रीफली कल हमने बात की थी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, स्टैंडर्ड को फॉलो करने का फायदा क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से क्या हासिल होता है? ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव होता है। और क्या फायदा होता है? 2 बड़े एडवांटेजेस हैं, एक बता दिया इन्होंने, ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव होता है। दूसरी बात, दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम कंपेरेबल ग्लोबली। पाकिस्तान की किसी कंपनी को आप हांगकांग की किसी कंपनी के साथ भी बैठ के कंपेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बिकॉज बोथ हैव बीन मेड ऑन द सेम रूल्स, ऑन द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर उन्होंने कोई और अकाउंटिंग का कुलिये लगाए होते और हमने कोई और लगाया होता तो कंपेरेबल ही ना होता। वो कहते पता नहीं यार उसने कौन सा फार्मूला लगा के प्रॉफिट ज्यादा निकाल लिया हो,
नहीं, अब हमें पता है उसने भी वही तरीके इस्तेमाल किए हैं, मैंने भी वही तरीके इस्तेमाल किए हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल है। दैट इज वाई ये स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक जैसा कर देना, यानी आप चीजों को स्टैंडर्डाइज क्यों कर, मसलन मिसाल के तौर पे आप एक दही भल्ले वाले के पास जाते हैं और आप कहते हैं यार पिछली बार तो बहुत मजे सी ऐत की इन्हें की करता है, मिर्चें बड़ी डाल दी हैं। वजह क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन एंड चेंज ऑफ हैंड। दुकान दो भाई चलाते हैं, उस दिन एक भाई खड़ा था, आज दूसरा भाई खड़ा है, दोनों का हाथ फर्क है। आप देख रहे हैं घर में खाना बंदा पकाया तो पता लग जाता, हाथ फर्क है ना, किसी का हाथ मसाले पे तेज होता है, किसी का हल्का होता है, तो चीज की रेसिपी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड होती है। लेकिन जब वो मशीन से तैयार हो रही होती है तो एवरीथिंग बिकम्स सेम। जैसे ये वाली कुर्सी और ये वाली कुर्सी और ये वाली कुर्सी और ये वाली कुर्सी, ये वाला एसी, इस जैसा एक और एसी, इस जैसा तीसरा एसी, इस जैसा चौथा एसी, इस जैसा 400 एसी, सब एक जैसे होते हैं क्योंकि हो गया हुआ है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है कि यार सब एक ही जैसी चीज बना रहे हैं, लगा रहे हैं, एक ही स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा, चीजें कंपेरेबल हो जाएंगी। अगर वो सब डिफरेंट तरीकों पे खड़े होते तो हमें पता ही ना होता कि किसने कौन से फार्मूले लगाए हुए हैं, और फिर हम क्या करते, फिर हम कंपैरिजन के लिए खुद उनको एक जैसा बनाते। हम कहते हैं यार मिसाल के तौर पे आप यूएसए की किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा लें, उसने तो आईएफआरएस नहीं लगाए हुए, क्योंकि यूएसए ने तो अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं जिनका नाम है यूएस गैप, वो तो यूएस गैप लगा रहा है। अब यूएस गैप में और आईएफआरएस में काफी सारी चीजें मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ भी हैं। तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस, तो यार उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फर्क कहाँ कहाँ पे है। भाई ये 100 में से ये 15 फर्ज कर लें कि 100 बातें हैं, फर्ज कर लें कि 100 बातें हैं, 85 बातें हमारी उनकी कॉमन है, ये 15 बातें मुख्तलिफ हैं। वो अकाउंटिंग कहता नहीं ऐसे करो, हमारा स्टैंड कहता नहीं वैसे करो, फर्क है। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर करने तो क्या करूंगा, या तो अपनी आईएफआरएस वाली स्टेटमेंट में जमा तफरीक करूंगा उस कुलिये के मुताबिक जिसपे यूएसए की बनी हुई है, तो मेरी आईएफआरएस स्टेटमेंट्स क्या बन जाएंगी, वो यूएस गैप स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, और मैं दोनों यूएस गैप्स को कंपेयर कर लूंगा, या उसकी यूएस गैप को आईएफआरएस की एडजस्टमेंट्स डाल के एडजस्ट करके आईएफआरएस जैसा बना दूंगा कि यार ये उसके मुताबिक बना दो जो आईएफआरएस बनाता है, तो फिर दोनों आईएफआरएस स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। इसलिए अगर आप ऐसी कंपनीज जो ग्लोबली ऑपरेट करती हैं, अगर आप गूगल करें तो आपको उनकी आईएफआरएस के साथ साथ यूएस गैप स्टेटमेंट्स भी मिल जाएंगी, या यूएस गैप के साथ साथ आईएफआरएस स्टेटमेंट मिल जाएंगी। यानी एक कंपनी वो प्रिंसिपल ऑपरेट करती है लेकिन उसका में ऑपरेशन है, तो वो क्या करती है, मतलब फर्क करते हैं यूएस कंपनी जो पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती है। अब वो पाकिस्तान आईएफआरएस स्टेटमेंट बना रही है क्योंकि पाकिस्तानी कानून कहता है आईएफआरएस बनाओ, यूएसए वाली कंपनी जो ओनर है वो यूएस गैप लगा रहा है, अब वो इसका मालिक है, पेरेंट है। तो जब उसने अपने स्टेटमेंट को यूएसए भेजना है और उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मर्ज करके एक तैयार करनी है, मेरे भाई पूरे देश आते हैं, तो वो क्या करेगा, वो इस आईएफआरएस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा इन दी यूएस गैप स्टेटमेंट्स, सो दैट कि उसकी स्टेटमेंट बदल के वो बना देगा जो यूएस गैप के मुताबिक है, और फिर अपनी दोनों स्टेटमेंट मर्ज कर देगा और कहेगा ये मेरी ग्रुप की पूरी दुनिया में जितनी कंपनी है उन सबकी इकट्ठी ये मेरी पोजीशन, ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये काम होता है बाकायदा कि कंपनीज जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट कर रही हैं, उनकी मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, फिर उनको किसी एक में कन्वर्ट किया जाता है। सारी आईएफआरएस में कन्वर्ट होती हैं, ये सारी यूएस गैप में कन्वर्ट होती हैं और फिर वो कंपेरेबल हो जाती हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको बनाने का मकसद यही है कि ये कंपेरेबल हो जाएं, कंपनी टू कंपनी कंपेरेबल हो जाएं, कंपनी टू एनी अदर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंपनी, कंट्री टू कंट्री भी कंपेरेबल हो जाए, यानी कंपनी टू कंपनी भी कंपेरेबल हो जाए। यानी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे रैकेट
रैकेटन बैंक्सर और वाटरी और नेस्ले, इनकी फाइनेंशियल अगर कंपेयर करना है तो सारी एक जैसे स्टैंडर्ड पर कर रही है, तो विद इन द कंट्री भी कंपेरेबल है और दूसरे ममालिक के साथ भी ये कंपेरेबल है जहां पे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। और IFRS तकरीबन कुछ 100-150 ममालिक में तो फॉलो हो ही रहे हैं, तो एटलीस्ट आप दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में कंपेरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। और फिर ओवर द पास्ट 20 ईयर्स एक बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती चली आ रही है US गैप में और IFRS में भी। यानी IFRS जो बनाते हैं जिसका नाम है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और जो USA का इदारा है जो स्टैंडर्ड बनाता है उसका नाम है FASB, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो IASB और FASB दोनों एक मुश्तरका प्रोजेक्ट पे तवील अरसे से काम कर रहे हैं। आए अपने इख्तलाफात को दूर करें, आए देखें कि आपके स्टैंडर्ड में और हमारे स्टैंडर्ड में कहाँ फर्क है और उस फर्क को कैसे दूर किया जा सकता है। ऐसे भी दूर किया जा सकता है कि आप मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर लें, या मैं आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर लेता हूं, या हम किसी तीसरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे इत्तेफाक कर लेते हैं और वो हम दोनों चेंज कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से बात को रिड्यूस किया जा रहा है, स्टैंडर्ड के माबैन जो इख्तलाफात है वो रिड्यूस किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट यकीनन आते होंगे जहां पे वो अपनी पोजीशन लेता होगा कि नहीं, मेरे कानून में या मेरे इकोनॉमी में या मेरे मुल्क के हिसाब से ये ट्रीटमेंट ऐसे ही रह सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो IFRS कहता है कि भाई मेरे फ्रेमवर्क में ऐसे ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता, इख्तलाफ ही रह जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा अगर आपके 35 इख्तलाफ थे तो 25 इख्तलाफ होंगे, लेकिन आप इख्तलाफ कर लीजिए, लेकिन खत्म तो जाहिर है कि मुमकिन नहीं है कि हो जाए, क्योंकि हर एक के अपना फ्रेमवर्क है, हर एक का अपना दायरा कार है। तो ये वो बात जो थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्राइमरीली यही है कि एक तो यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो कि ट्रू एंड फेयर हो और इंफॉर्मेशन कंपेरेबल हो जाए। फिर ये बात मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका था कि एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, नॉन करंट एसेट, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है ना। इसी तरह करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ पे होनी है करंट है, और विद इन 12 मंथ में नहीं पे होनी वो नॉन करंट है। विद इन 12 मंथ में पे होने से मुराद क्या है, जिस डेट से खड़े होकर हम ये फैसला कर रहे हैं कि ये करंट या नॉन करंट है, वहां से आगे 12 मंथ्स में। यानी मिसाल के तौर पे मैंने बैंक से एक लोन लिया, ये लोन मैंने 5 साल बाद वापस देना है, ये करंट नॉन करंट है, नॉन करंट है। अच्छा 4 साल गुजर चुके हैं, अब आप आखिरी साल में खड़े हो और अब आप ये सोच रहे हैं कि ये करंट है नॉन करंट है, अब ये करंट है। यानी लायबिलिटी का फैसला उस पॉइंट पे खड़े होकर किया जाएगा जहां पे ये फैसला किया जा रहा है कि ये करंट है या, अच्छा ये फैसला कब किया जाता है करंट है या नॉन करंट है, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही होती है, उस वक्त फैसला कर रहे हैं ना ये करंट है या नॉन करंट है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो हर साल बनती है, एटलीस्ट साल में इससे ज्यादा बन सकती है, बट सालाना तो बनती है। इसका मतलब है कि एटलीस्ट हर साल आपने देखना है ये लायबिलिटी नॉन करंट है। उस ईयर एंड पे खड़े होकर आप फैसला कर रहे हैं नहीं होनी है। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, ये ऐसे नहीं है कि क्या ये पेमेंट हो जाएगी, नहीं, क्या ये पेमेंट ड्यू है 12 महीने के अंदर के नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी से कर्ज लिया हुआ है जो मैंने 8 महीने बाद करना है, इसका मतलब है कि अगले 12 महीने में ड्यू है, पेएबल है, मेरे पास पैसे कोई नहीं है, मैं तो दे आएंगे सर, साल से पहले तो मैं नहीं दे रहा, करंट नॉन करंट है, करंट है बिकॉज इट्स ड्यू इन 12 मंथ, ये तो मेरा डिफॉल्ट है ना कि मैं नहीं दे रहा, ये तो मेरी नीयत खराब है ना कि मैं, लेकिन लायबिलिटी तो करंट हो चुकी है। यानी ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट डेट से, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट से विद इन 12 मंथ पेएबल है, वो करंट है। भले आपने देनी है या नहीं देनी है एक अलग बात है, वो पेएबल है, वो करंट है। बाज़ औक़ात ऐसे लोन होते हैं जो लेंडर डिमांड नहीं करता, ड्यू वो हो चुके होते हैं, डिमांड नहीं करता, करंट ही रहते हैं। इस बात से कतई नजर कि वो नहीं मांग रहा मुझसे,
मिसाल के तौर पे आप बैंक से लोन लेते हैं, बैंक कहता है कि ठीक है, अगर आपके बिजनेस में ये वाली गड़बड़ हो गई ना, तो ये पैसे हमने फौरन आपसे वापस ले लेने। अब वो क्या गड़बड़ है? मिसाल के तौर पे आप अपनी कंपनी के ओनरशिप, आपकी कंपनी के 10 ओनर हैं, ओनर है, चलो आपकी कंपनी के 3 ओनर हैं, 33% के मालिक हैं। बैंक कहता है कि अगर आपकी कंपनी के 3 ओनर में से कोई एक भी ओनर चेंज हुआ तो बड़ी शेयर होल्डिंग का 33% का मालिक है वो, हमारी इजाजत के बगैर चेंज हुआ, हमारी इजाजत क्यों चाहिए? हमने तो पैसे दिए हुए हैं और ये सोच के दिए कि ये 3 अच्छे लोग हैं, ये पैसे दे सकते हैं, ये निकल जाए कोई और आ जाए और पैसे ना दे तो मतलब मैंने इन 3 लोगों को वैल्यूएट करके भरोसा करके पैसे दिए, वे तो पैसे सारे लोग ही निकल जाएं और मैं पीछे देखता रहूं कि मालिक ही नए आ गए तो पैसे नहीं देंगे। इसीलिए वो इस तरह की शर्त लगा देता है कि भाई मैंने आपको लोन दिया हुआ है, अब आप अपनी ओनरशिप चेंज मेरी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। फर्ज करें वो कहता है कि जनाब ये 3 शेयर होल्डर हैं 33% के, अगर इसमें से कोई एक भी 33% वाला यहां से चेंज हुआ तो मैं लोन अपना इमीडिएटली कॉल कर लूंगा। वैसे ही मैं 5 साल के लिए दे रहा हूं आपको, ठीक है? 1.5 साल गुजर गया और एक शेयर होल्डर ने अपने शेयर बेच दिए किसी को बगैर इजाजत, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट हो गया, पैसे इमीडिएटली पेएबल हो गए ना, पैसे इमीडिएटली पेएबल हो गए हैं, लेकिन लेंडर ने मांगे नहीं, क्योंकि जो तीसरा बंदा नया आया है वो भी अच्छा ही है उसको पता है कि यार ठीक है, ये जो गया है वो भी बहुत अच्छा आदमी था, ये जो आया है ये भी बहुत ही अच्छा आदमी है, देगा पैसे, इसलिए उसने रौला नहीं डाला। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअली ब्रीच हो चुका है, पैसे ड्यू हो गए हैं, मांग नहीं रहा। करंट है कि नॉन करंट है? करंट है, क्योंकि पैसे ड्यू हो चुके हैं। अनलेस कि मैं बैंक को एक लेटर लिखूं, मैं कहूं जनाब हमसे गलती हो गई, हमें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपसे इजाजत मांगनी चाहिए थी, हमें हमारी जेब में नहीं रहा, साडा बंदा बड़ा नलायक सी, असी बहुत डांटे उन्होंने, माफी दे दो। यानी वी विल रिक्वेस्ट अ वेवर ऑफ दिस ब्रीच, कि आप इस ब्रीच को वेव ऑफ कर दें, डिलीट कर दें, यूं समझें कि ये ब्रीच नहीं हुआ, और बैंक ऑफिशियली एक लेटर दे देता है कि यस वेव्ड। ये लायबिलिटी करंट है कि नॉन करंट है? वापस नॉन करंट हो गया, क्योंकि अब ये 5 साल बाद ड्यू है, ये 4 साल बाद ड्यू है। यानी क्योंकि एक ब्रीच हुआ था, डिफॉल्ट हुआ था, डिफॉल्ट के नतीजे में ये इमीडिएटली पेएबल हो गया था, इसका मतलब है ये करंट हो गया, लेकिन बाद में हमने वो डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर दिया, हमने क्योर कर दिया और वो डिफॉल्ट उसने वेव कर दिया, इसका मतलब है अब ये वापस 4 साल बाद पे होना है, ये 5 साल बाद पे होना है, अब ये नॉन करंट हो गया। ये मुमकिन है कि एक नॉन करंट लायबिलिटी पहले साल नॉन करंट में नजर आए, अगले साल करंट में नजर आए और उससे अगले साल फिर नॉन करंट में नजर आए। सबसे पहले साल लोन लिया 5 साल का तो नॉन करंट में लिखा, अगले साल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वेवर नहीं मिला, फौरन ड्यू हो गया, अब हम सोच रहे हैं यार मांग ही ना ले पैसे, ठीक है, करंट में आ गया, उसके बाद हमने उससे मेन तरला करके बना लिया, लेटर ले लिया, वापस करंट हो गया, तो 3 साल बाद पेमेंट होनी है। समझे? तो करंट नॉन करंट का फैसला एक दफा नहीं होता, बैलेंस शीट डेट पे बैठ के होता है। आज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट पे ये पैसे विद इन 12 मंथ्स ड्यू हैं या नहीं है। अगर ये पैसे विद इन 12 मंथ्स ड्यू हो जाए ना तो फिर ये करंट है, नहीं होने नॉन करंट। ठीक है जी। उसके बाद फॉर्मेट क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ये चीज हम, ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एसेट है, इक्विटी है, लायबिलिटी है। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस, उसका भी फॉर्मेट हम, इनकम एक्सपेंसेस, सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस है, नेट प्रॉफिट है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्रूवल बेसिस और मैचिंग कॉन्सेप्ट, रिमेंबर ये हम पढ़ चुके हैं, बैड डेट्स में भी पढ़ा था। और कंसिस्टेंसी, ये हमने शायद इन्वेंट्री में बात की थी, पता नहीं नाम आपको बताया था कि नहीं बताया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप कोई
कंसिस्टेंसी, जब आप कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, तो फिर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। मसलन आपने अपनी इन्वेंट्री के लिए FIFO मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो फिर इस साल FIFO लगाया है, अगले साल भी FIFO ही लगाएंगे, उससे अगले साल भी FIFO ही लगाएंगे, उससे अगले साल भी FIFO, अब ये FIFO ही चलेगा कंसिस्टेंटली। दूसरी कंसिस्टेंसी की शक्ल क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल इस कुर्सी के ऊपर ये इन्वेंट्री मेथड अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, आप तो दूसरी तरह की कुर्सियां भी बेचते हैं, स्टूल टाइप या वो जो ऑफिस चेयर टाइप, आप तो वो कुर्सियां उसके लिए करेंगे, FIFO ही लगाएंगे। एक जैसी चीजों के लिए एक जैसे ही मेथड अडॉप्ट करेंगे। यानी ये तो नहीं हम कह सकते कि यार इन कुर्सियों के लिए FIFO लगाएंगे और इन कुर्सियों के लिए वेटेड एवरेज लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक जैसी चीजों के लिए एक जैसी अकाउंटिंग ही अडॉप्ट करेंगे और एक पीरियड और अगले पीरियड में भी सेम अकाउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे। कंसिस्टेंसी, मकसद क्या है इसका? कंपेरेबिलिटी। व्हाट इफ कि आपने पहले साल लगाया हुआ था FIFO और अगले साल लगा देते हैं वेटेड एवरेज, तो जब आप अपने पिछले और अगले साल का कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपेरेबल नहीं है, तो पिछले साल किसी और फार्मूले पे काम बना हुआ है और अगले साल किसी और फार्मूले पे बना हुआ है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ये कहती है कि सिमिलर अकाउंटिंग टेक्निक फॉर सिमिलर आइटम्स, एक जैसी चीजों के लिए एक जैसा अकाउंटिंग का तरीका अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, और फिर पीरियड टू पीरियड भी सेम फॉलो करेंगे। कंप्लीटनेस, ये आम सी बात है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाई जाएंगी तो उसमें कंप्लीट बात बताई जाएगी। मसलन मेरी कोई लिटिगेशन हो गई है, मुकदमाबाजी हो गई है, किसी के साथ झगड़ा हो गया कंपनी का, कंपनी के ऊपर किसी ने डैमेजेस क्लेम डाल दिए कि जनाब इन्होंने जो चीजें हमें सप्लाई की थी वो फॉल्टी थी, उन चीजों की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत शदीद नुकसान हुआ, हमारी रेपुटेशन हर्ट हुई है, तो हम इनको एक तो चीजों के पैसे क्लेम करते हैं और दूसरा जो हमारी रेपुटेशन हर्ट हुई है उसके भी हम डैमेजेस क्लेम करते हैं। जैसे भी कल परसों आपने वो देखा होगा, वो क्या चल रहा था, जुल्फी बुखारी और रेहम खान के केस में हद तक इज्जत का दावा हुआ और फिर रेहम खान ने माफी मांग ली है, इस तरह की वो चीज कल परसों खबरों में बड़ी फिरी थी। वो साल 2 साल पहले एक चला था ना कि जी कोरोना में इन्होंने पता नहीं नेग्लिजेंस करके लोगों के साथ क्या कर दिया है और जुल्फी बुखारी इसमें इन्वॉल्व है, और रोजवेल्ट जो होटल है वो बेचने में जुल्फी बुखारी प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेवेंस करके उसको बेच रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो बैठ के उसने, अब दुनिया में तो कानून है, वहां उन्होंने इंग्लैंड में हत्या की इज्जत का दावा कर दिया, उन्होंने जुर्माना भी लगाया और साथ माफी भी मंगवाई। तो इस तरह की चीज, खैर वो तो हम सिर्फ वी कैन थिंक ऑफ दिस कि दुनिया में ऐसा हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं। लेकिन कहने का मतलब है आपका किसी के साथ मुकदमेबाजी हो गई है, वो कहता है जनाब एक तो इन्होंने चीजें गलत बयानी करके दी, चीजें ठीक नहीं थी, दूसरा इसकी वजह से जो मेरी साख शोहरत को नुकसान पहुंचा, मुझे नुकसान पूरा करें। अब क्या करेंगे आप? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस लिटिगेशन को एक्सप्लेन करेंगे, बयान करेंगे, बताएंगे कि जनाब हमारा ये एक केस चल रहा है, इसमें दूसरी पार्टी ने हमारे ऊपर 250 मिलियन का मुकदमा कर दिया, वो ये कहता है कि इनके फलाने की वजह से नुकसान हो गया, हमारा वकील ये कहता है कि हमारा केस मजबूत है, कोई जुर्माना नहीं लगेगा, या हमारा वकील कहता है कि सब फड़े जाएंगे। ठीक है, जो भी उसकी राय है वो बयान कर दी जाएगी। अब ये बात बयान करने की का अंदाज हो सकता है आप इस बात को अधूरा इस अंदाज से बयान करें कि देखने वाले को पता न चले कि मामला कितना संगीन है। तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो एक और अंदाज से कंप्लीटनेस देखते हैं, आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो पूरे 12 महीने की होनी चाहिए ना। ये तो नहीं होना चाहिए कि सेल 11 महीने की आ रही है, उसके अंदर 12 ही महीने की सेल आनी चाहिए, कंप्लीटनेस अचीव होनी चाहिए। तो कंप्लीटनेस हर एंगल से है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाई जाए तो वो कंप्लीटनेस उसमें इंश्योर हो रही हो, यानी इसमें पूरी बातें बताई गई हो, पूरे 12 महीने का डाटा दिया गया हो, ये ना हो कि उसमें कुछ बातें अधूरी छोड़ दी गई हो। रेलेवेंस, जाहिर है रेलेवेंट बातें ही बताऊंगा ना,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये नहीं बताऊंगा कि सवेरे क्या खा के आया था, वो इररेलेवेंट है उसके लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये बात इररेलेवेंट है। तो अच्छा मिसाल के तौर पे एक कंपनी का ओनर किसी दूसरे बिजनेस के साथ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई कारोबार करने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, कंपनी नहीं, कंपनी का मालिक। तो क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात बताने की जरूरत है? अपेरेंटली नॉट, इररेलेवेंट है, नहीं बताएंगे। अगर रेलेवेंस होगी तो जरूर बताएंगे, अपेरेंटली नो रेलेवेंस, नहीं बताएंगे। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इससे मुतल्लिक बातें ही बयान की जाती होंगी। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो भी आप बात बताएंगे वो ऑनेस्टी के साथ बयान करेंगे, ठीक है, अनबायस्ड होगा, न्यूट्रल होगा, है ना, कंप्लीट न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम एरर। मटीरियलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग में या बिजनेस इस फील्ड में लफ्ज मटीरियलिटी, बल्कि इससे पहले अगर मैं बताऊं लफ्ज मटीरियल, सिग्निफिकेंट के मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो मटेरियल होता है ना, मादा चीज, लकड़ी है, कपड़ा है, मटेरियल है। एक मटेरियल इस्तेमाल होता है अहम के मानों में, सिग्निफिकेंट के मानों में। अकाउंटिंग में यूजुअली आप ये टर्म दो तरह से सुनेंगे, या रॉ मटेरियल के मानों में सुनेंगे, तो जाहिर है कपड़ा, लकड़ी, जो भी चीज आप बनाते हैं वो है, या आप मटेरियल का लफ्ज जब भी इसके अलावा सुनेंगे, यानी गुड्स से हट के जब लफ्ज मटेरियल इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा अहम, सिग्निफिकेंट। अकाउंटिंग ये बताती है कि हर इंफॉर्मेशन अहम नहीं होती है, कुछ इंफॉर्मेशन गैर अहम भी होती है। ये जो गैर अहम इंफॉर्मेशन है देनी ये भी होती है, और जो अहम इंफॉर्मेशन है देनी ये भी होती है। लेकिन गैर अहम इंफॉर्मेशन में एक गुंजाइश मौजूद है, अगर ये गलत भी हो जाए तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये ना भी बताएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक अहम इंफॉर्मेशन अगर गलत हो गई या ना बताई तो इससे फर्क पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जितनी भी मटेरियल बातें हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये सही होनी चाहिए और ये सेपरेटली बयान होनी चाहिए। इनको खोल खोल के अलग-अलग बयान करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को 5 मिलियन की पेनल्टी मिली है गवर्नमेंट से किसी वायलेशन ऑफ लॉ पे। कंपनी ने क्या किया, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाई, उसमें एक्सपेंसेस लिखने थे, तो उसमें क्या किया, उसने लिखा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, वेजेस, गैस, प्लांट एंड मशीनरी रिपेयर, बिल्डिंग रिपेयर, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस 12 मिलियन के, उस 12 के अंदर 5 मिलियन की पेनल्टी भी डाल दी। क्या हुआ, पेनल्टी हाइड हो गई, किसी को पता नहीं लगा कि पेनल्टी लगी है। अदर एक्सपेंसेस। अब क्या ये पेनल्टी की इंफॉर्मेशन देना मटेरियल था? क्या लॉ को वायलेट कर देना कोई गैर अहम बात है? एक अहम बात है, बताने वाली बात है कि भाई ये कंपनी गलत काम में मुलव्वस है, किसी लॉ की वायलेशन में मुलव्वस है, ये बड़ी अहम बात है, और 5 मिलियन की पेनल्टी भी लगी हुई है। इसे इसको छुपाया नहीं जा सकता, इसको अलहदा से बयान करना लाजमी है। लिहाजा इस कंपनी को एक नया हेड देना होगा, पेनल्टी 5 मिलियन, और फिर लिखूंगा अदर 7 मिलियन। पहले मैं अदर लिख रहा था 12 मिलियन, नहीं, पेनल्टी अलहदा करें। क्यों? क्योंकि एवरी मटीरियल इंफॉर्मेशन हैज टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड, इसको अलहदा से बयान करना लाजमी है। अगर मैं इसको अलहदा बयान नहीं करूंगा तो वायलेशन स्टैंडर्ड होगा। अलबत्ता जो इममटीरियल चीजें हैं उनको इकट्ठा भी दिया जा सकता है, जैसे मैंने अदर एक्सपेंसेस लिखे हैं। अब इस अदर के अंदर हो सकता है 250 तरह के खर्चे हों, कोई छोटे छोटे कई तरह के खर्चे हैं। मसलन यहां से एक लाइट बदल दी है, 900 रुपए लग गया, अब क्या करें इसका?
एक अलग से ऐड बना दें कि लाइट रिपेयर हुई थी या लाइट चेंज हुई थी। ऐसा नहीं होगा ना। साल में बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा होता है, छोटे छोटे बेताजा खर्चे हो रहे होते हैं, बड़े भी हो रहे होते हैं, छोटे भी हो रहे होते हैं। अब कुछ खर्चे तो ऐसे थे जो किसी अप्रोप्रिएट कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, मसलन बिल्डिंग रिपेयर। अब जाहिर है अगर यहां से कहीं से आपने 100 रुपया लगा के कोई चीज ठीक कर दिया तो ये भी बिल्डिंग रिपेयर में डलेगी। अब बिल्डिंग रिपेयर में जहां हजारों लाखों डल रहा है वहां ये 100 भी डल जाएगा। प्रेजेंट हो जाएगा कि बिल्डिंग रिपेयर पे इस दफा 2.5 लाख रुपया लगा, उसमें ये 100 रुपये भी शामिल है। लेकिन जैसा मैंने कहा लाइट रिपेयर, अब इसकी शायद कोई कैटेगरी लगा से थी नहीं, अब इसको क्या करूंगा, अदर्स में डाल दूंगा। तो ऐसे जो इममटीरियल चीजें हैं उनको एग्रीगेट करने की इजाजत है कि इकट्ठा करके दिखा दो, अलग अलग मत दिखाओ। लेकिन जो मटीरियल चीजें हैं वो अलग-अलग बयान करनी पड़ेंगी, उनको गायब नहीं कर सकते, उनको सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाएगा। सेपरेटली डिस्क्लोज करने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बात अलग से बयान कर दी जाए। कैसे बयान करनी है ये मेरा फैसला है। मसलन मैं फिर वही वाली चीज पे वापस आता हूं, मैंने अदर में लिख दिया 12 मिलियन, इसमें 5 मिलियन पेनल्टी है, मैंने लिख दिया अदर्स में कर दिया, सेपरेट डिस्क्लोजर देने लगा हूं। कैसे, मैंने नीचे एक लाइन लिख दी है, दी अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड अ पेनल्टी ऑफ ₹5 million levied ड्यू टू दिस रीजन। अब मैंने ऊपर हेड अलग नहीं बनाया कि पेनल्टी का हेड अलग बनाऊं और अदर का हेड अलग बनाऊं, मैंने डाला इसको अदर पे ही है, लेकिन अदर के साथ में मैंने स्टार लगाया या नंबर लगाया और उसके नीचे वो तफसील दे दी कि इस अदर के अंदर पेनल्टी भी शामिल है। सेपरेट डिस्क्लोज हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि मटेरियल इंफॉर्मेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है और जो इमटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको एग्रीगेट करके भी डिस्क्लोज किया जा सकता है। अगर आप इमटेरियल को भी अलग देना चाहें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, आप ही खजल हो रहे हैं, काम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, मगर ना उसको एग्रीगेट भी किया जा सकता है। अब फैसला सिर्फ ये रह गया है कि वो कैसे तय होगा कि कौन सी चीज मटेरियल है, यानी इसके लिए फिर मटेरियलिटी का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि हम किसी चीज की मटेरियल होने का क्राइटेरिया सेट करते हैं, उस क्राइटेरिया को कहते हैं मटेरियलिटी। वैसे मैं कहूंगा यार आपकी कंपनी में मटेरियलिटी लेवल क्या है, मैं कहूंगा हर वो खर्चा जो 2 मिलियन से बड़ा है वो मेरे लिए मटेरियल काउंट होगा। तो मैंने मटेरियलिटी लेवल यानी मटेरियल होने का क्राइटेरिया सेट कर दिया है, मटेरियलिटी लेवल। तो वो खर्चा जो 2 मिलियन से बड़ा वो मटेरियल है, छोटा है वही मटेरियल। हो सकता है कोई दूसरी कंपनी 5 लाख का मटेरियलिटी लेवल सेट कर दे और कोई तीसरी कंपनी 20 मिलियन का मटेरियलिटी लेवल सेट कर दे। अपने बिजनेस के हिसाब से ना, अगर आपका कारोबार ही टोटल 2 करोड़ का है तो आपकी मटेरियलिटी का लेवल कुछ और होगा, और अगर आपका कारोबार है 20 अरब रुपए का फिर आपका मटेरियलिटी लेवल कुछ और होगा। आप सोचें कि अगर आपकी जेब में इस वक्त लाख रुपया हो और आते जाते 10 रुपए गिर जाएं तो आपको नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी जेब में हो ही 20 रुपए और आपका दिल हो कि मैंने इससे नान टिक्की भी खानी है और उसमें से भी 10 गिर जाए, इट्स द सेम 10 रुपीज बट वन सर्कमस्टांसेस इट्स इमटेरियल, फॉर सम अदर सर्कमस्टांसेस इट इज मटेरियल। तो हर कंपनी अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से तय करेगी कि उसका मटेरियलिटी लेवल क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो इंफॉर्मेशन को तय करेगी कौन सी लेवल दिखानी है, कौन सी लेवल नहीं दिखानी है। आप समझ रहे हैं? लॉ की वायलेशन हमेशा मटेरियल काउंट होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। हाँ, फिर लॉ की वायलेशन में ऐसी लॉ की वायलेशन हो सकती है जो बहुत ही ट्रिवियल नेचर की हो। मसलन आपकी कंपनी की गाड़ी ड्राइवर लेके जा रहा था, इशारा तोड़ दिया, 500 रुपए का चालान कराया। अब क्या होगा? अब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलियंस बिलियंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 500 रुपए की अलग लाइन लिखेंगे जी 550 का चालान भी हुआ। इट लुक्स लाइक कि यार ये बहुत ही इमटेरियल है, यानी ये लॉ भी इमटेरियल ही लग रहा है ना, कि बहुत ही पूरे साल में एक 500 रुपए का चालान हुआ है। तो या तो आपका साल में कोई 2000 दफा चालान हो गया हो तो इसका मतलब है आप तो आदि मुजरिम है। ओके, सो मटेरियलिटी, इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, ये मटेरियलिटी की डेफिनेशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन मटेरियल कब होती है। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ ओमिटिंग इट, यानी इसको छोड़ दिया जाए,
और मिसिंग इट और मिसस्टेटिंग इट, या इसको गलत बयान कर दिया जाए, इट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट यूजर कैन मेक ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जिन लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुनियाद पे फैसला करना है, उनका डिसीजन अगर इफेक्ट हो सकता है तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन मटीरियल थी। मसलन आपने बैंकों से लोन लिए हुए थे और माजी में आप 3 बैंकों से लोन माफ करा चुके हैं, और ये बात आपने डिस्क्लोज नहीं की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अब आप एक बैंक से कर्ज लेने चले गए। अगर ये बात आपकी इन्फॉर्मेशन नजर आ जाती तो उसको पता लगता है कि पहले भी पैसे लोगों ने मार चुके हैं, है ना। द इंफॉर्मेशन इज मटीरियल। वैसे पाकिस्तान में, दुनिया में भी यही रिवाज है कि जब आप बैंक से कोई कर्जा माफ कराते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट हो जाती है, फिर सेंट्रल बैंक का एक ऑनलाइन सिस्टम है, वो वहां पे फीड हो जाती है। जब भी कोई बैंक आपको कर्ज देने लगता है, वो पहले आपकी इंफॉर्मेशन वहां से चेक कराता है, इस बंदे माजी में क्या क्या हरकतें स्टेट बैंक को रिपोर्ट हो चुकी हैं, वहां से वो डाटा निकालता है, उसमें पता चल जाता है जनाब 3 साल पहले इसने कर्जा माफ कराया था, या वहां से पता चल जाता है कि जनाब इसने एक लोन था जो ड्यू डेट इसकी गुजर गई थी, इसने पैसे कोई नहीं दिए, फिर इसने माफी तलाफी कराई और मजीद 5 साल मांगे और फिर जाके वो पैसे दिए। यानी एक आपने कर्जा लिया कि 10 साल में दे दूंगा, ठीक है, 6 साल बाद आपने कहा नहीं यार मेरे को नहीं पैसे दिए होंगे, मुझे 10 साल का हो टाइम दे, यानी 16 साल हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं रीस्केड्यूलिंग, कि आपने रीशेड्यूल करा लिया। आपने कहा यार मैंने आपको 10 साल में देने थे, मेरे हालात बहुत खराब हो गए, 6 साल बहुत खराब है, क्योंकि बाकी के पैसे रह गए हैं ना, ये 4 साल में मत लो, ये तो मुझसे 8 साल में ले लो। आपके साथ जो भी जोड़ तोड़ नेगोशिएट करके इवेंचुअली आपको अप्रूव कर दिया। उसने भी सोचा यार डूबने से बेहतर है इसको टाइम दे दो थोड़ा, भाई एक बंदा है उसको इतना ही दवाएं कर सके, अगर उसको मार ही देंगे तो मिलेगा क्या। तो आप कहते हैं यार चलो ठीक है, इसके हालात बाकी डिस्टर्ब हैं, अगर ये इसकी किस्त आधी हो जाए, यानी 4 साल की हो जाए, 8 साल में हो जाए, तो फिर ये देता रहेगा, वरना तो फिर क्या होगा, ये नहीं दे सकेगा, और जब नहीं दे सकेगा तो एक डिफॉल्ट होगा, दूसरा डिफॉल्ट होगा, फिर मैं इसके खिलाफ केस में चला जाऊंगा, पैसे तो इसके पास है नहीं, तो पैसे मर ही जाएंगे और क्या होगा। तो चलो यार ठीक है, लेट हिम ब्रीथ, है ना, लेट हिम ब्रीथ, लेट हिम मेक मनी, लेट हिम रन द बिजनेस, थोड़े थोड़े करके निकल आएंगे पैसे। बाद में उसको दे दिया 8 साल, अब ये क्या हुआ, लॉन्ग रिस्केड्यूल हो गया, ये सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट हो जाएगा और उसके डेटाबेस में चला गया है। अब आप किसी और बैंक के पास चले गए तो आप मुझे लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वहां से आपका डाटा निकलवाएगा, वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा कि जनाब इसने अपना लोन रीशेड्यूल कराया हुआ। तो फिर इसका मतलब बैंक अब इस बात को ध्यान में रखेगा बिफोर अलाउइंग, राइट। मटेरियल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सो मटेरियलिटी जो है वो अपने कॉन्टेक्स्ट में तय की जाती है। जैसे मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया ना, लास्ट कॉन्टेक्स्ट में 10 रुपए मटेरियल था, 20 रुपए वाले कॉन्टेक्स्ट में 10 रुपए मटेरियल था। तो मटेरियलिटी अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस में तय होती है कि वो मटेरियल है या नहीं है। प्रूडेंस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गोइंग कंसर्न और सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये 2 बातें रह गई हैं। गोइंग कंसर्न ये कहता है, गोइंग कंसर्न का मतलब है चलता हुआ कारोबार। गोइंग कंसर्न, कंसर्न मतलब इदारा, गोइंग कंसर्न चलता हुआ इदारा। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी, अच्छा चलिए मैं आ रहा हूं। ये जो हम गोइंग कंसर्न बनाते हैं, ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ये इस अजम्पशन पे बनाते हैं कि हमारा कारोबार चलता रहेगा, बंद नहीं हो जाएगा, एटलीस्ट 1 साल तो जरूर चलता रहेगा। अगर हमारा ये यकीन हो जाए कि ये कारोबार अगले 12 महीने नहीं चलना, बंद हो जाना, तो फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो ऐसे नहीं बनेगी जैसे कि एक बंदा 10 अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे नहीं बनेगी कि ये गोइंग कंसर्न है, अब ये ऐसे बनेगी कि भाई इसने बंद हो जाना है। अब इसने बंद हो जाना तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जितने भी मेरे एसेट्स हैं, पहले तो मैंने उनको इस्तेमाल करके पैसे कमाए थे, अब 6 महीने में बिक जाने हैं, तो बिकने से हो सकता है नुकसान, तो नुकसान आज किया जाएगा। मसलन मेरे पास मशीनरी है 200 मिलियन की, 20 करोड़ की, और मेरा
बोला कि ये तो मैंने अगले कई साल चलानी है, मेरा 200 मिलियन मालूम है इसमें सब किसी वजह से मेरा कारोबार बंद हो रहा है और 8 महीने में बंद हो जाना है, और ये 200 मिलियन वाली मशीन 150 की बिकेगी, इसका क्या मतलब है? जहाज का नुकसान हो गया, ये नुकसान अभी रिकॉर्ड करेंगे। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनती है तो वो नॉर्मल हालात में बन रही होती है। जैसे ही गोइंग कंसर्न खत्म होता है कि अब ये कारोबार अगले 12 महीने में बंद हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनआरवी पे आ जाती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि अब तो भाई ये बिक जानी है 6-8 महीने, तो अब इससे कितने पैसे रिकवर होंगे, एनआरवी पे आता है। ये लाइबिलिटी भी सारी उस वैल्यू पे आ जाएंगी जो अब पेमेंट करनी है तो कितनी करनी है, और एसेट्स भी सारे उस वैल्यू पे आ जाएंगे कि अब ये बिकने तो कितने पैसे होंगे। ठीक है ना? अब मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि भाई बिकेंगे तो कितने बिकेंगे, तो क्या मैंने चलना गोइंग कंसर्न बेसिस। तो गोइंग कंसर्न बेसिस का क्या मतलब है? कारोबार एटलीस्ट 12 महीने चलता रहेगा, इस फाइनेंशियल बना रहे हैं। अगर ये कारोबार नहीं चलता रहेगा 12 महीने या उससे पहले बंद होगा तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न नहीं रहा, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं रहा तो फिर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब एनआरवी पे तैयार हो रही होंगी, अब वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं बन रही होंगी। ओके, सब्सटेंस ओवर फॉर्म किसी और दिन आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे, बल्कि बनाना शुरू करेंगे। ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।